हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक समकालीन भारत में चैप्टर 1 व वन्य जीव संसाधन। देखिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन होता है ऐसे साधन जिससे किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। और वन्य संसाधन क्या होते हैं, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, वन्य जीव हैं, वन्य पक्षी हैं, ये सब हैं। ये क्या है, ये वन के संसाधन है जिससे वन की पूर्ति होती है, वन पूरा होता है इनसे। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। मतलब जैव विविधता, जीव जंतु यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, मतलब लगभग 16 लाख पाई जाती है। यहाँ पे जो सारी जीव जंतु हैं उनकी उपजातियाँ कम से कम 8% पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लुप्त होते वन। देखिए, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। वन का जो क्षेत्रफल है वो है देश में 79.42 मिलियन हेक्टेयर। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। अब हम देखें कि जब हमसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में वन का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो घेर रखा है, हमारे देश को कितने प्रतिशत हिस्से ने वन से घेर रखा है, तो वो है 24.16%। और जो ये आंकड़े हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जो नई बुक हो उसमें अलग हो, पुरानी बुक हो उसमें अलग हो। तो अभी के लिए हमें यही याद रखना है कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है वन का वो कितना है, 24.16%। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे कहा जाता है IUCN, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो भी सारी जातियां हैं वन्य जीव की, उन सभी को इस संघ में IUCN में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं उन्हें, उनकी जो जातियों का विभाजन किया गया है वो किस में किया गया है, किस संगठन से किया गया है, वो किया गया है IUCN। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे। पहली है सामान्य जातियाँ। वो कौन सी हैं? वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक आदि। मतलब सामान्य जातियाँ वो हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कि अगर वो एक आध नहीं भी रहे तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो होती हैं सामान्य जातियाँ। दूसरी है संकटग्रस्त जातियाँ। देखिए, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। देखिए, संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं कि ये हैं तो सही, लेकिन अगर ये धीरे धीरे कम होती गई, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, जलवायु चल रही है ऐसी हानिकारक, तो इनके कारण अगर ये कम हो गई तो ये संकटग्रस्त हो जाएंगे। मतलब ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरी जाति सुभेद्य जातियाँ, जिसे इंग्लिश में वल्नरेबल कहते हैं। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। मतलब ये हैं, थोड़ी सी हैं अभी, लेकिन अगर ये धीरे धीरे घटती गई परिस्थितियों के कारण, जलवायु के कारण, तो ये धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों में चली जाएंगी। जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी, डॉल्फिन आदि, ये सब जो हैं ये सभी सुभेद जातियों के उदाहरण हैं। चौथी पढ़ेंगे दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित हुई तो यह संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। दुर्लभ जातियाँ वो होती हैं जिनकी संख्या पहले ही कम है, लेकिन धीरे धीरे वो और कम होती गई विषम परिस्थितियों के कारण, तो फिर ये भी संकटग्रस्त जातियों में परिवर्तित हो जाएंगी। पांचवी है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं।
पांचवी हैं स्थानिक जातियाँ, जो किसी भौगोलिक सीमाओं से अलग एक अलग ही क्षेत्र में पाई जाती है, एक विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर हैं, अंडमानी जंगली सूअर हैं और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। छठा है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। लुप्त जातियाँ वो हैं जो बिल्कुल पूरे तरीके से पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट हैं कि एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली जो बतख है, ये ऐसे उदाहरण है जो बिल्कुल ही ये जातियाँ जो हैं ये बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं। तो अभी तक हमने पढ़ी 6 जातियाँ। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ी सामान्य, दूसरी पढ़ी संकटग्रस्त, तीसरी पढ़ी सुभेद्य, चौथी पढ़ी दुर्लभ, पांचवी पढ़ी स्थानिक और छठी पढ़ी लुप्त, जो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं। जिसमें पहली हमने जो पढ़ी सामान्य, वो हमने पढ़ी कि बहुत से इसके बहुत सारे जीव जंतु हैं, इनकी संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन ये अगर धीरे धीरे विषम परिस्थितियों में चलते गए तो फिर ये कम होते जाएंगे। दूसरे में ये है कि संकटग्रस्त जो जातियाँ हैं वो पहले से ही संकटग्रस्त हैं, उन पर अगर संकट और आता गया विषम परिस्थितियों में तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी है सुभेद्य जातियाँ। ये वो हैं जिनकी संख्या पहले ही घट रही है धीरे धीरे, और अलग विषम परिस्थितियाँ हुई तो ये और ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे और संकटग्रस्त में आ जाएंगी। चौथा है दुर्लभ जातियाँ। इनमें यह है कि इनकी संख्या भी बहुत कम है, इनकी भी विषम परिस्थितियाँ अगर बदली नहीं गई तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पांचवी स्थानिक जातियाँ, जो किसी विशेष स्थान से लुप्त हो गई हैं। विशेष स्थान में जो रहने वाले हैं वो हैं अंडमानी टील, निकोबारी टील, ये सब जो हैं ये भी धीरे धीरे संकट में हैं। और जो छठी है वो है लुप्त जातियाँ, जो इस पृथ्वी से या किसी महाद्वीप से यहाँ से वे बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जो जातियाँ हैं ये धीरे धीरे संकटग्रस्त क्यों हो रही हैं, ये लुप्त क्यों हो गए हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है, ये सभी को पता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया हुआ है। हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, रबड़ की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। तो इन सभी ज़रूरतों के चलते हम क्या करते हैं कि वन और जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में वनों की सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारक में से एक रहा है। मतलब हम ही हैं जो वन को और वन्य जीवों को ख़त्म कर रहे हैं। हमारी वजह से ये सब विषम जो परिस्थितियाँ हैं ये हमारे चारों तरफ आ रही हैं पर्यावरण में। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई हो रही है। तो इन्हीं कारणों के चलते ये जो सभी कारक बताए हैं अभी, तो इन्हीं कारकों के चलते जो वन्य जीव हैं, वन है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और बड़ी विकास परियोजनाओं ने वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जो वनों की बर्बादी है उनमें खनन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने इसमें कई सारे पॉइंट पढ़े कि वन और वन्य जीव हैं वो किस वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। पहला तो ये कि हमारी ज़रूरत है कि हमें लकड़ी चाहिए, रबड़, दवाइयाँ, ईंधन, ये सब कुछ चाहिए इसके लिए। दूसरा है कि सबसे बड़ा नुकसान है कि रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य इन सभी में इनका हनन होता जा रहा है। फिर है कि इसको सिकुड़ने से कृषि का फैलाव, जब कृषि फैलती जा रही है तो जैसे जैसे कृषि फैल रही है, कृषि का जो क्षेत्र है वो कहाँ बनाया गया है, वनों में बनाया गया है। और इसके चलते क्या होता है कि खेती के चलते वनों की कटाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परियोजनाएं, जो विकास के लिए नई नई परियोजनाएं बनी जाती हैं उनके लिए वनों को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद खनन होता है कहीं पे भी, तो वनों में जब खनन किया जाता है उससे वन नष्ट हो जाते हैं।
बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए कटाई लकड़ी की मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी जो जो वन अधिकारी हैं कई और जो पर्यावरणविद है वो क्या मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई सबसे महत्वपूर्ण है। कि जब लकड़ियों की कटाई हो जाती है और तो क्या होता है, पशु के चरने के लिए भी कम रह जाता है, उनको भोजन नहीं मिलता, तो पशु भी ख़त्म होते हैं और वन भी ख़त्म होते हैं। जबकि कुल सच्चाई ये हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काट कर। लोग बाग क्या करते हैं कि उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है पेड़ों की टहनियों से, लेकिन वो पूरे पेड़ को ही नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालय यव संकट में। अब देखिए ये हिमालय यव क्या है। हिमालय यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष औषधीय पौधा है। हिमालय यव क्या है कि एक औषधीय पौधा है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जो इसकी जड़ें हैं उससे क्या होता है कि टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। ये एक प्रकार का पौधा है जिससे दवाई बनती है और इसकी पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टक्सोल नाम का एक रसायन है वो निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे जो दवाई बनती है वो कौन सी बनती है, कैंसर की दवाई बनती है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हज़ारों पेड़ सूख गए हैं। अब जो हिमालय यव है वो भी संकट में आ गया है। क्यों? क्योंकि उससे दवाइयाँ बन रही हैं। दवाई भी किसकी? कैंसर की दवाई बन रही है। तो इस वजह से उसमें से बहुत ही ज़्यादा जो टक्सोल नामक रसायन निकलता है उसका बहुत ज़्यादा निष्कासन हो रहा है, जिससे वो पेड़ सूखते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। मतलब सिर्फ वन्य जीव यही ख़त्म नहीं हो रहे, इन परिस्थितियों से क्या हो रहा है कि जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विविधता है, वो भी ख़त्म होती जा रही है। कैसे? जैव विनाश के कारण कई मूल जातियाँ और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। जो समुदाय, जो समाज सिर्फ वनों पर ही निर्भर हैं, उन लकड़ियाँ, भोजन सिर्फ वनों से ही प्राप्त करते हैं सीधे, तो उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वो हाशिए पर जा रहे हैं, मतलब वो पीछे होते जा रहे हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। अब गरीब वर्ग में क्या है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित हैं। कैसे? कि कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? महिलाओं की होती है। अब जब वो उन्हें नहीं मिलेगा तो उन पर आरोप लगाए जाएंगे या उन्हें कष्ट पहुंचाया जाएगा। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है। अब उन्हें जब वहाँ से नहीं मिलेगा तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और से लाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें इन सभी संसाधनों की पूर्ति करनी पड़ती है। और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है, और जिससे उनकी जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग सिर्फ वनों पर ही आधारित हैं, वन्य जीवों पर ही आधारित हैं, उन पर ही निर्भर हैं, उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। अब क्या हुआ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, कानून थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। इसमें क्या क्या किया है कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, वन्यजीव आवासों पर का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया है।
तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं, जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षा करना है। अभी हमने पढ़ा कि सरकार ने वन्य जीव और वनों के संरक्षण के लिए क्या किया है कि सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया है, जिसमें क्या कानून बनाया है, जिसमें संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर ध्यान दिया है, शिकार पर प्रतिबंध लगाया है, वन्य जीव के आवासों की रक्षा करने के लिए उसमें कानून बनाए हैं, जंगली जानवरों के व्यापार पर रोक लगाई है और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार उन्होंने स्थापित किए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे पहले। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ वन प्राणियों की रक्षा करना है। और इन प्राणियों में कौन कौन है, जैसे बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरन है, हंगुल है और 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं। तो ये सभी जो कार्यक्रम किए गए हैं, ये सरकार के द्वारा वन्य जीवों की रक्षा के लिए किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना चलाई, जिसे कहा गया बाघ परियोजना। अब इस बाघ परियोजना में क्या क्या नियम कानून लगाए गए वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। जो बाघ परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर है, उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बाघ को ही बचाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो बड़े आकार के जैव जाति हैं, उन सभी को बचाना इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये जो सभी परियोजनाएं हैं, ये सरकार ने चलाई हैं किसके लिए, कि जो बड़े जीव जाति जगत है, बड़े बड़े जो जाति हैं जीवों की, उन सभी को बचाने के लिए ये सभी परियोजनाएं सरकार ने चलाई हैं, चालू की हैं। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो सरकार ने कई तरह की परियोजनाएं चलाई हैं, उनमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े जीव हैं, बड़े जानवर हैं, बाघ की तरह जो लुप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया गया है, बल्कि इसमें वन्य जीव अधिनियम चलाया गया है एक 1980 और 1986, जिसमें सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी इसमें शामिल किया है। और 1991 में तो ये हुआ है कि पौधों की 6 जातियों को भी इस सूची में रखा गया है, जिन पर संकट आने से उसे रोका गया है और उनकी रक्षा के लिए प्रावधान चलाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर वनों के प्रकार बताए गए हैं कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण किया गया है, जिसमें वनों को कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखेंगे। वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आधे से ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं वो सभी आरक्षित हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सबसे पहला जिसमें हमने पढ़ा वो है आरक्षित वन। दूसरा आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, जो कुल वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा रक्षित वन का है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की गई है। तीसरा हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन कौन से हैं? जो ऐसे वन होते हैं जो बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे किसी के जो निजी होते हैं वो होते हैं अवर्गीकृत वन। तो अभी हम जान चुके हैं कि हमारे देश में वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है।
3 प्रकार से, जिसमें पहला है आरक्षित वन, जो हमारे वन क्षेत्र का 50% हिस्सा है। दूसरा है रक्षित वन, जो हमारे वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो उन दोनों से जो बच गया क्षेत्र वो अवर्गीकृत वन है। तो जो आरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। इसमें बताया है कि जो आरक्षित वन है वो कहाँ कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि में। और जो रक्षित वन हैं वो हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। और जो अवर्गीकृत वन हैं वो हैं गुजरात में और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, समुदाय और वन रक्षण। देखिए, अब हर जगह हर वन में ऐसा नहीं होता कि हम सेना भेज सकते हैं, सरकार सेना भेज सकती है या पुरुषों को लगा सकती है। तो क्या होता है कि कई जगहों पर समुदाय मिलकर, समुदाय होते हैं, कुछ समाज होते हैं जो खुद ही अपने नियम कानून बनाकर उन वनों की रक्षा करते हैं। तो उसके बारे में ही यहाँ बताया हुआ है। देखिए, समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम का आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। मतलब कहीं कहीं पे क्या है कि समुदाय हैं जो उन्होंने समुदाय हैं जो तो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने उन वनों की रक्षा की है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। वहाँ पे जो सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास जो खनन कार्य हो रहा है, तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो उस खनन कार्य को बंद करवाने के लिए जुटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई जगह क्या हो रहा है कि वो खुद ही, जो लोग हैं वो खुद ही अपने नियम कानून बनाकर वहाँ पे जो वन क्षेत्र हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकर सेंचुरी घोषित कर दी है। राजस्थान में जो अलवर है, अलवर में क्या हुआ है कि 5 गांव मिल गए हैं एक साथ और उन्होंने क्या किया है कि 1200 हेक्टेयर भूमि को साइड में रख के उसे भैरव देव डाकव सेंचुरी उसे घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं, ताकि कोई बाहर का आकर शिकार ना कर सके, यहाँ पे वन्य जीवों को नुकसान ना पहुँचा सके। इसके लिए उन्होंने अपने ही नियम कानून बना रखे हैं। ये सब कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के अलवर में। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। यहाँ हम देखेंगे कि किन लोगों ने, किस समुदाय ने किन वनों की रक्षा की हुई है और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप को रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल व कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन कहा जाता है। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। जो कई लोग हैं तो उनका विश्वास है कि ये जो वन है ये हमारे देवी देवता हैं, तो वो जो वहाँ के जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं कि ना तो
कोई स्थानीय लोगों को वहाँ पे जाने देते हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुँचा पाए, और ना ही किसी दूसरे को वहाँ आकर छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र, इसमें मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कई जगह पर ऐसा भी है कि कुछ विशेष समुदाय विशेष पेड़ों की रक्षा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे छोटा नागपुर में है, मुंडा और संथाल जनजाति है, तो वहाँ पे महुआ और कदम के पेड़ जो हैं उनकी वो पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है, ओडिशा में और बिहार में। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। हम भी मानते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, बरगद की भी पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि संस्कृति भी वन्य जातियों से जुड़ी हुई है। तो ये इससे ही क्या होता है कि सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर जगह वो सिपाहियों को रखे, हर जगह वो सेना भेजे, वो उनके जो समुदाय हैं उनका ही वो साथ देती है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन आपको पता है कि पेड़ों से कई महिलाएं थी, वो जो पेड़ों से चिपक गई थी और फिर उन्होंने वनों को बचाया था, पेड़ों को बचाया था। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि उत्पादन संभव है। इसमें क्या है कि पहला तो बताया उदाहरण हिमालय में चिपको आंदोलन, जहाँ पे पेड़ों को बचाया गया था उनसे लिपट कर। दूसरा उदाहरण बताया है कि टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन किया था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि फसलों में रासायनिक चीज़ें डालेंगे, रासायनिक उर्वरक डालेंगे तभी वो अच्छी होंगी। उन्हें अच्छी तरह खाद दी जा सकती है, खाद देकर उन्हें अच्छी तरह पोषण देकर भी फसलों को अच्छी तरह बढ़ाया जा सकता है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ये जो समुदाय वाले कार्यक्रम शुरू हुए हैं, इनकी शुरुआत हुई है 1988 से। 1988 में पहली बार उड़ीसा राज्य ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम भी वनों की रक्षा करेंगे, हम भी जो समुदाय हैं ये 2-4 गांव मिलकर या फिर समुदाय बनाकर वनों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर क्या किया कि इनके लिए गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई और जिसमें गांव वाले और जो वन विभाग है, सरकार है, वो मिलकर कार्य करते थे। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वनों उत्पाद के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण में प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। इसलिए वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। इसमें बताया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है उसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए, लेकिन उन्हें मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुख्य भूमिका सिर्फ उन्हीं की रह जाए और बाकी जो वन विभाग है उनका कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए
वे ही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो पर्यावरण के लिए हितैषी हों, हितकारी हों और आर्थिक रूप से जिनका कोई लाभ मिले, जनमानस पर वो केंद्रित हों, वन्य जीवों के लिए वो अच्छा हो, लाभदायक हो, उन्हीं क्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हीं क्रियाओं का विकास किया जाना चाहिए। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।